डेट आज 10 मई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 एंड 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस में हर साल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, रोजगार से रिलेटेड। उसमें आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं। तो इसमें हमें दो बातें जाननी है, किसने चलाया है और क्या इसका टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है, इस मंत्रालय का। इसी ने अभी 9 मई 2023 को 200 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज किया है, इस मेले का। इस मेले में क्या होगा वो भी जानेंगे। अभी से इस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने ये प्लान किया है कि हर महीने इस मेला को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, हर महीने। इसका टारगेट ये है कि जो यूथ हैं, नौजवान लोग हैं, उनको देखो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि उन्हें कॉरपोरेट के साथ ट्रेनिंग दी जाए, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग, यानी कि कंपनी के साथ ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि आप सबको पता है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है जो कंपनी में रिक्वायरमेंट है उससे। देखो, कंपनी में जो काम करने के लिए वर्कर चाहिए उनके पास कुछ स्किल होनी चाहिए, उन्हें कुछ आना चाहिए, काम कराना आना चाहिए। लेकिन एजुकेशन है जो हमारा स्कूल कॉलेजेस में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। तो इसी गैप को फुलफिल करने के लिए कॉरपोरेट क्या है वो ट्रेनिंग देंगी लोगों को, जिससे कि क्या है उन्हें आगे रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसमें कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास 5वीं से लेकर 12वीं क्लास तक का सर्टिफिकेट है वो ट्रेनिंग ले सकेगा, या स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जिसके पास है, जो गवर्नमेंट क्या है, जो कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसके तहत अगर किसी यूथ को, नौजवान को स्किल मिली है, उसके पास ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, तो वो भी इसमें कॉरपोरेट के साथ ट्रेनिंग ले सकता है आगे। ITI डिप्लोमा है वो ले सकता है, कोई ग्रेजुएट डिग्री है जिसके पास वो भी अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट को चॉइस दी जाएगी 500 से भी ज़्यादा, मतलब 500 से ज़्यादा ऐसे काम है जिनको वो सीख सकता है, जैसे वेल्डर के, इलेक्ट्रिशियन, हाउसकीपर, ब्यूटिशियन, मैकेनिक्स, और भी ऐसे 500 से ज़्यादा चॉइस होंगी उसके पास। इसमें ट्रेनिंग लेने के बाद उसे एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलेगा जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। और ट्रेनिंग पीरियड के बाद, और इस जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है इसको इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज करेंगी, जिसकी वजह से उनको रोजगार मिल सकेगा। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 मेंस के लिए। रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई है, 27वीं मीटिंग, इस वजह से ये न्यूज में आया। ये देखो, अपेक्स लेवल फोरम है जो 2010 में गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, असंवैधानिक संस्था है और असंवैधानिक संस्था भी है। यानी कि ना तो इसके बारे में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा हुआ है, और ना ही इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है, पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास नहीं किया है। तो याद रखना, ये नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है FSDC। इसके लिए गवर्नमेंट कोई सेपरेट फंड भी नहीं देता है। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है, लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो उसको मेंटेन करना है। जो रेगुलेटरी बॉडी है हमारे इंडिया में, जैसे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या इंश्योरेंस के लिए है IRDA, या पेंशन फंड के लिए है PFRDA। तो ये जो बॉडी है इनमें ना इंटर कोऑर्डिनेशन बनाना है, यानी कि इनमें तालमेल बैठाना, ताकि आपस में ये कोऑपरेट कर सके और जो फाइनेंशियल सेक्टर में डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, वित्तीय सेक्टर में डेवलपमेंट लाया जा सके। कौन कौन मेंबर होते हैं FSDC में? इसके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन, वो खुद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इसमें जो मेंबर होते हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर हैं, उनके हेड होते हैं, जैसे RBI के गवर्नर इसके मेंबर होते हैं, सेबी के चेयरपर्सन वो इसके मेंबर होते हैं, पेंशन फंड रेगुलेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो उसके भी अध्यक्ष हैं जो इसके मेंबर होते हैं इस FSDC के, IRDA के इंश्योरेंस सेक्टर वाला है जो FMC के, इन सब के जो हेड हैं वो इसके मेंबर होते हैं। एक फाइनेंस सेक्रेटरी इसके मेंबर होते हैं, या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है जो उसमें सेक्रेटरी है वो इसके मेंबर होते हैं। फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ये दोनों डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय के अंदर आता है, इनमें जो सेक्रेटरी होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो भी इसके मेंबर होते हैं।
ये काउंसिल अगर चाहे तो किसी और एक्सपर्ट को भी अपनी मीटिंग में इनवाइट कर सकती है। इसकी एक सब कमेटी बनाई हुई है। सब कमेटी जो, उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के अध्यक्ष इसके सब कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। और वो क्या डिस्कस करते हैं इसमें देखो, कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है, इशू है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है और डिसाइड किया जाता है। और आगे किस तरह से जो ये फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर हैं जैसे आरबीआई, सेबी, इनमें कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए, तो इन मुद्दों को ये डिस्कस करता रहता है ये सब कमेटी। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सटल डिप्लोमेसी। सटल कूटनीति या डिप्लोमेसी, ये है क्या? ये देखो एक टर्म है जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या मेंस में भी पूछी जा सकती है, जीएस पेपर 3 में या 2 में। सटल डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है, देखो ये एक ऐसी डिप्लोमेसी है जिसमें मेडिएटर, जो बिचौलिया होता है, वो दो पार्टी या दो पार्टी से ज़्यादा के बीच में नेगोशिएशन कराता है, मतलब समझौता कराता है। जैसे मान लो ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, और इन दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। एक नया बंदा है सी, ये इन दोनों में बातचीत कराए, तो ये जो सी बंदा है ये बिचौलिया हो गया, मेडिएटर। और जो ये इन दोनों में बातचीत करा रहा है, क्योंकि सी पहले ए के पास जा रहा है, सी फिर बी के पास जा रहा है, आपस में बात कर रहा है, लेकिन इन ए और बी की आपस में बात नहीं हो रही। तो सी ने ए से बात करी, बी से बात करी, फिर दोनों को साथ में लेके आया, तो दोनों की सुलह करा दी। इस तरह से जो मेडिएटर कराता है उसे बोलेंगे सटल डिप्लोमेसी। लेकिन ए और बी यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, यहाँ पे कंट्री है, कोई भी कंट्री हो सकती है, दो या दो से ज़्यादा कंट्री या देश के बीच में कोई तीसरा देश आके समझौता कराए, नेगोशिएशन कराए, तो उसको बोलते हैं सटल डिप्लोमेसी। इसमें कोई भी पार्टी ये है जो भी मान लो किसी के डायरेक्ट टॉक नहीं होती है, जैसे दो कंट्रियां उनके बीच में डायरेक्ट कोई भी बातचीत नहीं होती है, तीसरा आके देश बातचीत कराता है। जैसे देखो अमेरिका है जो 1970s में इजिप्ट और इजराइल के बीच में ये सटल डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत कराई थी। पहले यूएस इजराइल के पास जाता था, फिर इजिप्ट के पास जाता था अमेरिका, दोनों में आपस में सुलह करा के फिर एक इनका एग्रीमेंट साइन कराया, कैंप डेविड अकॉर्ड, जिसके थ्रू इनमें जो होते रहते थे, अटैक करते रहते थे एक दूसरी कंट्री पे, उसको युद्ध विराम करा दिया, इनका सीज फायर करा दिया। सीज फायर का मतलब युद्ध विराम, जो आपस में इनमें वार चल रहा था। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप देख सकते हो जापान और साउथ कोरिया के बीच में जो सुलह हो रही है, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल, ये आपस में टीज को दोनों कंट्रीज के बीच में सटल डिप्लोमेसी के थ्रू ये सेटल कर रहे हैं। तो ये ही है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सामर्थ रामदास एंड छत्रपति शिवाजी महाराज। ये रिसेंटली अभी न्यूज में है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इम्पोर्टेंट है सामर्थ रामदास जी। देखो न्यूज में इसलिए है, एक रिलीजियस लीडर है, आपने नाम तो सुना ही होगा, जग्गी वासुदेव, जगदीश वासुदेव इनका नाम है पूरा, जग्गी वासुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं, और पॉपुलरली सदगुरु के नाम से जाने जाते हैं। सदगुरु आपने शायद नाम सुना हो, यूट्यूब पे काफ़ी फेमस इनके वीडियो रहते हैं। रिलीजियस लीडर हैं, धार्मिक, ये एक तरह से गुरु हैं, धार्मिक गुरु। इन्होंने ये कहा है कुछ दिन पहले कि जो सामर्थ रामदास एक संत थे, ये भी एक धार्मिक गुरु थे, और ये कहा है कि सामर्थ रामदास महाराजा जो ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके गुरु थे, लेकिन ऐसा हिस्टोरियन ने कहीं पे साबित नहीं किया है। तो इसलिए जो एक एनसीपी पार्टी है महाराष्ट्र में, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसने डिमांड किया कि ये अपोलॉजी मांगे, माफ़ी मांगे। इस वजह से देखो ये दोनों न्यूज में आए, सामर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज। अब ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में तो हमें कोई जानने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये है पॉलिटिकल मुद्दा, तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। हमें जानना है इन दोनों के बारे में, सामर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में, लेकिन हम शॉर्टकट में यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे और रामदास जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जानते हैं सामर्थ रामदास जी के बारे में। इनकी प्रोनाउंसिएशन समर्थ रामदास भी हो सकती है, सामर्थ रामदास। 1608 में जन्म होता है, 1681 में इनकी डेथ हो जाती है। इन्हें संत रामदास के नाम से भी जाना जाता था, अभी भी मतलब जाना जाता है। ये एक हिंदू संत थे, फिलोसफर थे, कवि थे, लेखक थे और स्पिरिचुअल मास्टर थे, धार्मिक गुरु। ये भगवान राम और भगवान हनुमान के डिवोटी थे, भक्त थे।
इन्होंने देखो बहुत सारे और भी जो बाद में जो पॉलिटिकल लीडर हुए उनको इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया था। जैसे देखो लोकमान्य तिलक, के.बी. हेडगेवार, वी.डी. सावरकर, ये इनसे प्रेरणा लेके आगे अपना मतलब प्रेरणा लेके इन्होंने आगे नेशनलिस्ट जो थिंकर थे, इन्होंने प्रेरणा लेके आगे फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान दिया था। इन्होंने देखो एक मंत्र दिया था सामर्थ्य रामदास जी ने, मारुति स्तोत्र। ये अभी भी स्कूलों में महाराष्ट्र में बच्चे गाते हैं इसको, मतलब जाप करते हैं। और महाराष्ट्र में जो रेसलर होते हैं ना, अखाड़े में जो लड़ाई मतलब कुश्ती लड़ते हैं, जो रेसलर होते हैं पहलवान वगैरह, वो देखो पहलवानी करने से पहले मारुति स्तोत्र जो हिम्न है, हिम्न का मतलब मंत्र है जो, उसका जाप करते हैं। मारुति स्तोत्र देखो मारुति वंदन के लिए है, मारुति नंदन बोलते हैं भगवान हनुमान को, तो उनके लिए एक मंत्र जाप है जो पहलवान और स्कूल में बच्चे जाप करते हैं। अब जान लेते हैं थोड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। शिवाजी भोसले फर्स्ट इनका नाम था, 1630 से 1680 के बीच में रहे थे। इन्हें पॉपुलरली छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। मराठा रूलर थे ये। इनकी जो गोत्र है वो भोसले है, यानी कि क्लेन है जो इनकी भोसले है। आदिल शाही जो सल्तनत थी बीजापुर में, उसके ख़त्म होने के बाद, डिक्लाइन होने के बाद, जब इसका पतन हो गया था, आदिल शाही सल्तनत थी जो बीजापुर में। बीजापुर देखो हमारा जो इंडिया है, इंडिया में एक कर्नाटक महाराष्ट्र जो प्लेस है, यहाँ पे आदिल शाही डायनेस्टी रूल करती थी, आदिल शाही वंश, राजवंश बीजापुर में। तो जब इसका पतन हो गया था तो इन्होंने शिवाजी महाराज जी ने अपना एक अलग से इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टेब्लिश कर दिया, जिसके द्वारा मराठा एम्पायर की नींव रखी गई। इन्होंने 1674 में रायगढ़ फोर्ट बनाया था, रायगढ़ में एक किला बनाया था, और इन्हें यहीं इसी एम्पायर में छत्रपति एम्परर का जो क्राउन दिया गया था इनको, रायगढ़ फोर्ट में। हिस्टोरियन क्या बोलते हैं, देखो हिस्टोरियन है जो लेखक हैं, जो हिस्ट्री के बारे में इतिहासकार हैं, जो लिखते हैं, वो कहते हैं देखो शिवाजी महाराज है जो, इन्होंने सामर्थ रामदास जी के टेम्पल में दान दिया था, डोनेशन दिया था। और भी बहुत सारे पीपल और रिलीजन थे, उनके लिए भी इन्होंने दान दिया था। लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है जो ये कहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु सामर्थ रामदास थे। ऐसा कोई सबूत मिला नहीं है, तो ये इसलिए कंट्रोवर्सी में रहा था। तो यही था इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्ट, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो ने ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसरो के बारे में आप जानते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस में रिसर्च करती रहती है, सैटेलाइट वगैरह भेजती है आसमान में, स्पेस में। इसने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये स्टार्ट, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो, मतलब जो मान लो पीजी कर रहे हैं या फाइनल ईयर में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, फिजिकल साइंस या टेक्नोलॉजी में जो कर रहे हैं ग्रेजुएशन, वो क्या है इस प्रोग्राम के थ्रू ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑनलाइन मोड के जरिए। ये जिज्ञासा एक पोर्टल बनाया है, ऑनलाइन साइट है एक जिज्ञासा पोर्टल, वहाँ पे ये ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑनलाइन। और इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी स्पेस साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। ह्यूमन कैपेसिटी डेवलप की जाएगी ताकि फ्यूचर में स्पेस साइंस और रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। इस तरह के और भी प्रोग्राम चलाता है इसरो। जैसे इसरो का एक सेंटर है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये देखो रिमोट सेंसिंग डेटा एक्विजिशन और रिमोट सेंसिंग डेटा प्रोसेसिंग कोर्सेज कंडक्ट कराता है, और ये कंडक्ट कराया जाता है सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशियन पैसिफिक। इस सेंटर के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। इसरो के बारे में आप जानते ही हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक की कैपिटल राजधानी बेंगलुरु में है। ये विक्रम साराभाई ने बनाई थी इसरो, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस कमीशन। और स्पेस कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसके अंडर काम करता है इसरो। और स्पेस एजेंसी हमारे इंडिया की स्पेस के लिए काम करती रहती है, सैटेलाइट वगैरह भेजती है। यही था इसरो के बारे में और इस टॉपिक के बारे में, और आज के यही टॉपिक थे। कुछ वन लाइनर टॉपिक है, जैसे देखो हमारे इंडिया का पहला फर्स्ट हेरिटेज सेंटर हमारे इंडिया की इंडियन एयरफोर्स का
इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया गया है कहाँ पे? चंडीगढ़ में। हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, वहाँ पे बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर। तो ये आपको याद रखना है लोकेशन। यहाँ पे देखो इंडियन एयरफोर्स के जो भी मान लो उसकी कैपेबिलिटी है, जो भी उसके पास है, वो इसमें शोकेस किया जाएगा हेरिटेज सेंटर में। एक देखो काटेपूर्णा, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है मराठी भाषा में। ये काटेपूर्णा नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये काटेपूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र की अकोला डिस्ट्रिक्ट में है। अकोला डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र की। तो ये आपको याद रखना है। तो यही टॉपिक थे आज के।